Welcome back to all of you guys in another video of MS Biology. In this video lecture, I am not going to discuss any topic of CSIR NET examinations. Actually, I want to talk with you and discuss about the strategy for CSIR NET examinations. मोस्ट ऑफ दी एस्पिरेंट जो भी हैं उनके पास से ये क्वेरीज आती है कि किस तरीके से प्रिपरेशन करें CSIR का, क्या टॉपिक को पढ़ाई करें, किस बुक को फॉलो करें, किस टॉपिक को छोड़ दें, राइट। सो ये बहुत सारे लोगों के पास से ये क्वेश्चन आए हैं और बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है उनको कि क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया जाए, किस तरीके से आप करके CSIR एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग उसी चीज़ पे बात करेंगे कि क्या पॉसिबल एक स्ट्रेटजी हो सकती है जिससे हम करके ऐसे हम फॉलो करके अपने प्रिपरेशंस के लेवल को इन्हांस कर सकते हैं और सक्सेस या क्वालिफाई होने की पॉसिबिलिटी को और परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली होप सो कि आप सब लोगों को ये पता होगा कि हाँ CSIR का सिलेबस क्या है, कितने इसमें यूनिट्स हैं और कितना बड़ा ये सिलेबस है, राइट। तो जैसा कि सब लोग आप लोग जानते ही हैं कि CSIR का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। 30 यूनिट्स उसमें दिए गए हैं और एक यूनिट को फिनिश करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ओके, और बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है कि कोई भी जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सभी एक फील्ड से नहीं होते हैं। किसी का MSc जूलॉजी से है, किसी का बॉटनी से है, किसी का बायोकेमिस्ट्री से है, किसी का बायोटेक से है, किसी का माइक्रोबायोलॉजी से है, राइट। तो सबकी अपनी अपनी क्या है, कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जो बायोटेक का स्टूडेंट होगा उसके लिए डेवलपमेंटल बायोलॉजी का पोर्शन पढ़ना बड़ा प्रॉब्लम करता है। जो जूलॉजी का स्टूडेंट होगा उसके लिए बायोटेक का पोर्शन पढ़ना थोड़ा सा क्या करता है, प्रॉब्लम करता है। सो CSIR का जो सिलेबस इतना ह्यूज दे रखा है उसे इस तरीके से नेगेटिव लेने के बजाय आप उसे पॉजिटिव सेंस में लीजिए कि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, राइट। 30 यूनिट को 6 मंथ के विद इन में पढ़ करके पूरे टॉपिक को समझना और उसे एट ए टाइम माइंड में रखना और उस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ये बहुत ही टिपिकल टास्क हो जाता है। बहुत ज़्यादा पैनिक आपके दिमाग में क्या होता है कि जब आप सेल बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं तो फिर आपका बायोकेमिस्ट्री भूल जाता है, बायोकेमिस्ट्री प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तो फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भूल जाता है, राइट। ये चीज़ें नॉर्मली सबके साथ में होती हैं। सो ज़रूरत यहाँ पे ये है कि आप उस पूरे जो ह्यूज सिलेबस है उसमें से आपको ऑप्शनली कंसाइज कर लेना है और आपको क्वालिफाई करने के लिए, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, जो क्वालिफाई का परसेंटेज आता है वो बेसिकली 50% के अबव ही जाता है JRF के लिए। NS के लिए आप 45 से लेकर के 50 तक में रख सकते हैं। तो किसी भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपने 50% और 50% से प्लस में अगर स्कोर करने का टारगेट सेट कर रखा है तो आपको आसानी से नेट LS और JRF मिल सकता है, राइट। सो जैसा कि आपको पता है कि 200 मार्क्स का ये पेपर होता है CSIR का। तो अगर आपको 200 में से सिर्फ टारगेट कितना है आपका, 100 मार्क्स या 110 मार्क्स, 115 मार्क्स, ये आपका एक टारगेट पॉइंट है। इतने ही सेट को या इतने ही नंबर को आपको अचीव करना है इतने ह्यूज सिलेबस के पेपर में से या सिलेबस में से। आपको उसके लिए करना क्या है कि आपको 30 यूनिट पूरा कंप्लीटली तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आप अगर पूरा तैयार करने की कोशिश करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम यही आएगा कि आपके पास टाइम की शॉर्टेज पड़ जाएगी और साथ साथ आप उन सारी चीज़ों को पढ़ने को तो पढ़ लेंगे लेकिन उसको एक साथ ही माइंड में आप रख नहीं पाएंगे और उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। सो जो भी स्टूडेंट जो जिस भी बैकग्राउंड से है, उनका जो भी कंफर्ट जोन है या जिस चीज़ को अच्छे से मास्टर डिग्री में उन्होंने पढ़ रखा है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो कि MSc कर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि MSc पास आउट होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि PhD कर रहे होंगे, राइट। तो जो भी आपका कंफर्ट पेपर है, कंफर्ट जोन है, उस 30 यूनिट में से आपको सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 मिनट क्या करना है, प्रिपेयर करना है। और आपके पास ऑप्शन है, आप चूज कर लीजिए। आपको जो भी पेपर आपके लिए कंफर्ट लगता है आप उसमें से 6 to 7 यूनिट को सेलेक्ट कर लीजिए और उन्हीं 6 to 7 यूनिट को ही अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। अब पार्ट सी की अगर हम लोग बात करते हैं, पेपर में 3 पार्ट होते हैं, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, जो कि सबसे टिपिकल होता है आपका पार्ट C सेक्शन। टिपिकल इसलिए है क्योंकि उसमें सारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो अप्लाइड बेस आते हैं और उसमें मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिए हुए होते हैं। वहाँ पे गलत होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप यकीन कीजिए तो सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग सेक्शन है वो क्या है, आपका पार्ट C बन सकता है आपके लिए और आपके लिए बहुत ईजी हो सकता है। कैसे? 75 क्वेश्चंस आपको उसमें से दिया हुआ होता है और आपको सिर्फ करना कितना होता है, 25 क्वेश्चंस, राइट। और उस 25 क्वेश्चंस में से जिसके 16, 17, 18 क्वेश्चंस अगर सही हो जाते हैं सो वो सिक्योर कर लेता है, एकदम सेफ जोन में होता है अपने आप को JRF की कैटेगरी में। आप इमेजिन कीजिए कि 70 आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस में से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 15, 16, 17 क्वेश्चंस। क्या इतना ही पॉसिबल नहीं है? अगर रियली में इतना पॉसिबल अगर नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, आप छोड़ दिए तैयारी करना। अगर आप 75 क्वेश्चंस में से
15 क्वेश्चंस रखने का भी अगर आपके पास पोटेंसी अगर नहीं है तो फिर आई थिंक आपको लिफ्ट कर देना चाहिए, क्विट कर देना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं तैयारी करने का। और अगर है तो फिर डेफिनेटली आपको इस स्ट्रेटजी के साथ में करना चाहिए, राइट। सो 75 क्वेश्चंस में से आपको आपका जो टारगेट है वो बेसिकली कितना है, 15 क्वेश्चंस। अगर आप 15 क्वेश्चंस भी करेक्ट कर देते हैं, अटेंड कर देते हैं, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप 15 से प्लस में जितना चले जाते हैं, याद रखिए ज़्यादा क्वेश्चंस अटेंड करने से फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा सही करने से फ़र्क पड़ता है। आपको अगर 75 क्वेश्चंस में से ढूंढ के अगर आपको 17 ही क्वेश्चंस अगर आपको मिल पाते हैं ऐसे जो कि कॉन्फिडेंस में हैं आप, तो आप सिर्फ 17 क्वेश्चंस को ही आप अटेंड कीजिए, उसे 20 या 20 प्लस में करने की कोशिश मत कीजिए। बताने के लिए अच्छा होता है कि मैंने पार्ट सी में 22 क्वेश्चन अटेंड किया है, लेकिन जब उस 22 में से 7 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो फिर बड़ा परेशानी हो जाती है, राइट। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितने क्वेश्चंस किए थे, आप ये फ़र्क पड़ता है कि आपने कितने सही किए हुए हैं। आप कम क्वेश्चंस को ही करिए, लेकिन अगर आप उसको सही करते हैं तो ये ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए। 13 से लेकर के 13 क्वेश्चन से लेकर के प्लस में जितना भी क्वेश्चंस आप कर लेते हैं, आपके JRF होने की जो रेट है वो इंक्रीज ही होती है और सिक्योर होती जाती है। आपके पास टारगेट सिर्फ कितने का है, दैट इज़ 16 to 17 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट सी आउट ऑफ 75 क्वेश्चन, राइट। पार्ट बी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमको 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसमें से आपको अटेम्प्ट करना होता है 35। उस 35 में से जिस किसी भी स्टूडेंट ने स्कोर 20, 22, 23, 24 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर लिया तो उसका आसानी से JRF क्या है, सिक्योर है। अब आप ये सोचिए कि आपको 50 क्वेश्चन में से 22 प्लस में आपको सिर्फ क्वेश्चन क्या करने, अटेम्प्ट करने हैं, राइट। तो इतना तो आसानी से आप कर सकते हैं। आपको 30 मिनट का सिलेबस दे रखा है, उसमें से आपको सिर्फ 7 यूनिट तैयार करना है और उन 7 यूनिट की तैयारी के बेसिस पे आप बड़े आसानी से उस 50 क्वेश्चंस में से 20, 22, 25 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिए कि पार्ट बी का जो क्वेश्चंस होता है वो टोटली मेमोरी बेस्ड होता है, यहाँ पर गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप एक बार पार्ट सी में क्वेश्चंस करके स्कोर कर सकते हैं, बट पार्ट बी में स्कोर करना बहुत टिपिकल होता है, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको याद है तो फिर ठीक है, नहीं याद है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपनी मेमोरी पावर भी इन्हांस करनी पड़ेगी, राइट। सो 15 से 16 क्वेश्चन आपको पार्ट सी में अटेंड करने हैं, 20 से 22 क्वेश्चन आपको पार्ट बी में अटेंड करने हैं, सही। और अब आते हैं पार्ट ए में। क्योंकि बायोलॉजिकल बैकग्राउंड होने की वजह से मैथमेटिकल पोर्शंस वीक होता है, ये अप्रिशिएट किया जा सकता है, सब किसी के साथ में प्रॉब्लम ये होता है। पार्ट ए में आपका एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी है सब मिला जुला करके आपको मैथमेटिक्स दे दिया जाता है। 20 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए होते हैं और आपको 15 अटेंड करना होता है। उन 15 में से अगर आप 5 प्लस जो भी क्वेश्चंस कर देते हैं, 6 to 7, 6, 7, 8, 9 जो भी है, गलत होने के चांसेस नहीं होने चाहिए। आप 5 क्वेश्चन ही कीजिए लेकिन सही कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, राइट। अगर आप नो डाउट, अगर नो प्रॉब्लम, अगर आपके सिर्फ 5 क्वेश्चन ही अगर 20 में से आते हैं तो आप उतने ही अटेंड करके छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप गलत करते हैं तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम कर जाता है। तो आपको टोटल जो 200 मार्क्स का पेपर दे रखा है उसमें से आपको करने ही कितने हैं, आपको 15 से 16 क्वेश्चन करना है पार्ट सी में, 20 से 22 क्वेश्चन करने हैं पार्ट बी में, 5 से 7 क्वेश्चन आपको करने किसमें, पार्ट ए में। ये आपका एक टारगेट है पूरे पेपर के दौरान में। 3 घंटे का टाइम रहेगा आपके लिए और आपको पूरे पेपर में से सेलेक्ट करके आपको सिर्फ इतने क्वेश्चन अटेंड करना है। ज़्यादा वहाँ पे अपने आप को वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक बार CSIR नेट JRF हो जाएगा, फिर लाइफ पड़ी है आगे, आप आसानी से अपने नॉलेज को और इन्हांस करते रहना। आगे के जो स्टेप होंगे वो बेसिकली नॉलेज इन्हांस करने के लिए होंगे। आप जैसा कि आप सबको पता होगा कि आप नेट क्वालिफाई करने के बाद आपके पास 2 पाथवे होते हैं, या तो आप अपने आप को रिसर्च फील्ड में ले जाना चाहते हैं, PhD इनरोल कराते हैं, या फिर आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाकर के असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे टीचिंग करते हैं। तो जो भी पोस्ट आपको आगे मिलने वाली है वो आपके लिए बहुत ही लायबल होगा, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होगा, आपको अच्छे से पढ़ाई ही करना होगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखें कि आप एक नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम के पार्टिसिपेंट्स होने जा रहे हैं, तो आपको शॉर्टकट तरीके की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपको प्लीज़ आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपके पास अच्छे से बुक्स का कलेक्शन होना चाहिए और आपको अच्छे से स्टडी करना ही पड़ेगा। सिर्फ यूट्यूब के वीडियो देख करके काम नहीं चलने वाला है, राइट। एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए 2-3 बातों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। पहला तो ये कि जिस चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए आपके पास जो स्टडी मटेरियल है उसका कंटेंट कितना स्टैंडर्ड है। जैसे अगर हम बात करें CSIR की, तो आपको पता होगा कि CSIR के प्रिपरेशन के लिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आप फॉरेन राइटर की जो बुक है, रेफरेंस बुक, उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि जो स्टैंडर्ड होता है क्वेश्चंस का वो उन्हीं बुक से सॉल्व हो पाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि आपके पास स्टडी मटेरियल कैसा है। आप पता लगा 6 घंटे आप किसी बुक में दे रहे हैं और उस बुक का स्टैंडर्ड ऐसा उससे कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हो पाता है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वेस्ट ऑफ टाइम है, राइट।
तो यहाँ पे आर्ट्स डिपेंड नहीं करता कि आप 18 घंटे 20 घंटे 22 घंटे या 10 घंटे पढ़ाई करते हैं। जो पढ़ाई आप कर रहे हैं वो कितना क्वांटिटेटिव है, कितना क्वालिटी वाला है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। आपके पास रेफरेंस बुक होनी चाहिए, जैसा कि आप कहीं से भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब से या फेसबुक, मतलब कहीं से भी आप सर्च कर सकते हैं, गूगल से कि इंपॉर्टेंट बुक क्या है, कौन कौन से बुक हैं। आप उन बुक्स को कलेक्शन कर लीजिए। आपको 6 से 7 यूनिट आपको तैयार करना है, ये आपके पास दिमाग में होना चाहिए। आपको उस पर अच्छे से पढ़ाई कर लेना है। आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि आपको इतने क्वेश्चंस करने हैं, आप कितने नंबर आपकी स्कोर CSIR में करना है, राइट। टॉपिक सिलेक्शन हो जाने के बाद आपको जो पढ़ने का पैटर्न है वो किस तरीके से आपको करना है, आपको पढ़ाई करने के लिए और आपका जो स्ट्रैटेजी होगा उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, राइट। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप 2 से 3 साल के पेपर को थोड़ी आप एक बार सॉल्व कीजिए। आप ये देखिए कि आप बगैर प्रिपरेशन किए, आप जिस किसी भी स्टेज पे हैं, MSc पास आउट हैं, PhD हैं, जिस किसी भी स्टेज पे हैं, आप ये देखिए कि बगैर आप प्रिपरेशन किए इनिशियली आपकी क्या कंडीशन है, कितने क्वेश्चंस आप करेक्टली अटेंड कर पा रहे हैं CSIR के पेपर से, राइट। और पेपर सॉल्व करने से आपको यही पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक या कौन से सेक्शन ऐसे हैं पूरे सिलेबस से जो कि रेगुलरली हर बार के क्वेश्चन पेपर में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। आप ऐसे टॉपिक की एक लिस्ट बनाइए और सबसे पहले आप उनको ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे अगर मैं बात करूं तो CSIR के लिए बेसिकली TI जो प्लाज्मिड है, दैट इज़ वीर जिन का जो कॉन्सेप्ट है वो पेटेंट हो चुका है, वो हमेशा पूछा जाता है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करें तो वल्वा डेवलपमेंट प्रोडक्शन का हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ABC जो मॉडल है फ्लावरिंग का वो पूछा जाता है। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं। सेल बायोलॉजी की बात करें तो गोल्गी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फंक्शंस है वो हमेशा पूछे जाते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। मॉलिक्यूलर की बात करें तो प्रोटीन ट्रांसलेशन की बात करता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस की बातें होती है, RNA प्रोसेसिंग की बात होती है, ट्रांसक्रिप्शंस की बात होती है, रेप्लिकेशंस की बात होती है। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि जिससे आप स्केप आउट नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी सेक्शन से आते हैं, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, आपको ये तैयार अच्छे से करना ही पड़ेगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं, ओके। तो आपको लिस्ट बनाने के बाद फिर इसके बाद करना क्या है कि आपको 1 by 1 उन टॉपिक को क्या करना, तैयार करना है। तैयार करने का तरीका क्या होगा कि आप पहले उस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से थॉरली किसी जो भी आपके पास मटेरियल उसे आप पढ़िए। पढ़ने के बाद आप उसको शॉर्ट नोट्स बनाइए अपने हैंड से उस बुक में से, क्योंकि बुक में लिखी हुई सारी चीज़ आपके काम की नहीं होती है। क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं वो बहुत माइनर चीज़ होती है, और ये आपको आइडिया तभी लगेगा जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, तभी समझ में आएगा कि अच्छा किस टॉपिक को आपको छोड़ना है और किस टॉपिक को आपको क्या करना है, पढ़ना है। मोस्ट ऑफ द टाइम पे होता क्या है कि हम वही चीज़ को, उसी पॉइंट को छोड़ देते हैं उस टॉपिक से जहाँ से पेपर में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो आप क्वेश्चंस को बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, तब पता चलेगा आपको कि हाँ इस टॉपिक को छोड़ना नहीं, पढ़ना है, राइट। तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है और आपको नोट्स भी बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद उसी टॉपिक से कम मिनिमम 50 क्वेश्चंस आपको लास्ट ईयर जो CSIR में पूछे जा चुके हैं या CSIR के बेस्ड पे जो भी मॉडल पेपर आपके पास है उससे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हर टॉपिक से मिनिमम 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट है अब वो कितना बिल्डअप हो चुका है। याद रखिए, किसी भी चीज़ को अपने माइंड पे कंसंट्रेट कराने के लिए, अपने माइंड पे उसे मेमोराइज कराने के लिए उन चीज़ को बार बार आपको क्या करना होता है, देखना पड़ता है, रिकॉल करना पड़ता है। तो जितनी बार आप रिकॉल करेंगे, जितनी बार एक ही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, उतनी बार आपके माइंड में क्या होगा, कॉन्सेप्ट वो क्या होगा, बिल्डअप होगा। आप ऐसा करके देख लिए, यकीन मानिए मेरा विश्वास है कि आप 1 हफ्ते में देखेंगे कि आपकी पढ़ाई के जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुका है। आप पूरे दिन भर में एक ही टॉपिक पढ़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उस एक टॉपिक को पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए और इवनिंग के टाइम पे, रात में सोने से पहले आप उससे रिगार्डिंग 10 से 20-50 क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए और आप देखिए कि आप उसमें कितने क्वेश्चन। कीप इन माइंड, रिकॉलिंग इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्रिंट एनीथिंग एल्स इन आवर माइंड। सो दैट्स ऑल अबाउट द strategy for CSIR NET examinations, how to prepare, what to read, what to not read, right? All these things are discussed here in this video. Hope so it will help you. And if you like this video, so please hit the like button and share to your friends, because sharing is the caring. Thanks for watching this video.